स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के चैप्टर से। और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में बहुत तफसीली बात की है कि शेयर्स क्या हैं, डिबेंचर्स क्या हैं और शेयर्स के केसेस देखे हमने, ठीक है ना। अंडर एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन और फुली सब्सक्राइब एप्लीकेशंस, तीनों केसेस देखे। इसके इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देख सकते हैं और यकीनन आप इसको शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें समझने की ज़रूरत है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर अकाउंटिंग में, और इवन बीकॉम या आईडीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत दफ़ा पेपर के अंदर सवाल ये लॉन्ग में भी आ चुका है, शॉर्ट में भी आता रहता है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ज़ाहिर है बीकॉम में तो 20 मार्क्स का सवाल है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे एमएस टीचर्स को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर एमएस टीचर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर लाइक करें और आप अपने मैसेजेस भी वहाँ कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके सवालात होंगे उनके जवाब भी ज़रूर दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर 3 है वो यकीनन इशू ऑफ डिबेंचर्स के हवाले से है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड रिडम्पशन एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, ठीक है ना, एंड रिडम्पशन एट पार, और फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, और फिर वगैरह वगैरह जो दीगर इसके 2 और केसेस हैं वो भी देखेंगे। सर, मैंने, अगर आपने वीडियो जो हमारी पहली वाली वीडियो है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की, अकाउंटिंग फॉर कंपनी की, अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप ज़रूर देखें। मैंने पहली वाली लेक्चर 1 में जो है पहली वाली वीडियो में बहुत तफसील से बताया था कि शेयर जब मार्केट में बनता है तो वो 10 रुपये की पार वैल्यू उसकी होती है, फेस वैल्यू होती है, और जब डिबेंचर पहली दफ़ा मार्केट में बनता है तो उसकी पार वैल्यू 100 रुपये होती है। और अगर वो 100 से 102 रुपये हो जाता है तो सर वो फिर 2 रुपये जो है वो हम डिबेंचर इशू करते वक्त समझ लेंगे 2 रुपये का प्रीमियम कर रहे हैं, फ़ायदा कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। और अगर वो 100 से 98 का हो जाता है तो 2 रुपये का हम डिस्काउंट कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं डिबेंचर इशू करते वक्त। अच्छा, और दूसरी बात ये मैंने आपको ये भी बताया था कि डिबेंचर वो कागज़ का टुकड़ा है जिसको हम पब्लिक को देकर, पब्लिक को इशू करके पब्लिक से कर्जा ले रहे होते हैं। कंपनी अगर अपने सरमाए में किसी भी पब्लिक के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना चाहती, ठीक है ना। पब्लिक अगर ये चाहती है कि हम भाई कंपनी में पैसा लगाएं, लेकिन कंपनी नहीं चाह रही कि पब्लिक इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टर बने, तो कंपनी दूसरे तरीके से पैसे ले लेती है पब्लिक से। और दूसरा तरीका ये है कि हम, यानी कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है। डिबेंचर जब कंपनी इशू कर देती है तो एक डिबेंचर 100 रुपये का होता है, ठीक है, उसकी पार वैल्यू 100 होती है, ठीक। अब वो 105 का इशू कर दे तो प्रीमियम पर इशू किया, और अगर 98 रुपये का यानी 99 रुपये का इशू कर दे तो डिस्काउंट पे यानी लॉस पे इशू किया, ठीक है। तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था जो पिछली वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बात की थी, आप ज़रूर देखें लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें बहुत तफसीली बात हुई है शेयर्स पर, डिबेंचर्स पर। और लेकिन वो एक तारुफ है ज़ाहिर है डिबेंचर के हवाले से, खाली शेयर्स पे तो वीडियो 1 वीडियो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिबेंचर के हवाले से ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इससे जितना हो सके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला वाला केस है हमारे पास, इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। इशुएंस एट पार का मतलब है कि जी डिबेंचर आज इशू कर रहे हैं, कागज़ का टुकड़ा अवाम में इशू करके अवाम से कर्जा ले रहे हैं पार पे। पार का मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये पर होती है और 100 का ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एंड रिडम्पशन एट पार का मतलब है कि आगे चल के अवाम को जो पैसा लौटाएंगे वो भी 100 रुपये फी डिबेंचर के हिसाब से लौटाएंगे। आगे चल के जो रिडम्पशन एट पार है, रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा रीपेबल, रीपेबल। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, ठीक है ना। रिडम्पशन इज अनदर वर्ड फॉर रीपेमेंट और रीपेबल। तो रीपेमेंट जो इसकी आगे चल के होगी वो भी पार पे होगी, यानी फी डिबेंचर 100 रुपये पे वापस करेंगे अवाम को उनके पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर केस पहला दिया हुआ है कि इशूड 3000 10% 5 years डिबेंचर एट पार, इशूड 3000 10% 5 years डिबेंचर एट पार। इसका मतलब क्या है कि आज के दिन कंपनी
3000 डिबेंचर इशू कर रही है 5 सालों के लिए एट पार, और 100 रुपए के हिसाब से ही इशू कर रही है। एट पार का मतलब है 100 रुपए के हिसाब से इशू कर रही है। अब सर आपके जहन में एक सवाल आएगा, 10% का क्या मतलब है? इशू 3000 10% 5 ईयर्स डिबेंचर्स, 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब है कि इन डिबेंचर्स पर आगे चल के 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है ना? 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, पे किया जा सकता है, आप इसको ऐसे समझ लें। लेकिन सर इंटरेस्ट पे हुआ है या नहीं पे हुआ, इसके हवाले से सवाल के अंदर कोई ना कोई एंट्री आनी चाहिए, तभी हम इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना? और वो एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स क्रेडिट, ठीक है ना? लेकिन अब तक मैं सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में जो BIEK की जो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग है उसमें मैं अब तक देखता आया हूँ कि इंटरेस्ट क्रिएट करना कि आगे चल के पे करेंगे, ठीक है ना? इस तरह की कोई एंट्री हमसे डिमांड नहीं की गई, तो हम पेपर में बनाएंगे भी नहीं, सही है? तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर कर दी आपको कि इस 10% से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, इस 10% को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि पेपर में अभी तक उसने कहा नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो कहता कि भाई 10% इंटरेस्ट जो डिबेंचर पर है इसको भी रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो मैंने आपको बता दिया इसकी एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स क्रेडिट, ठीक है? जिसकी एंट्री फिलहाल नहीं बन रही। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है इशूड 3000 5 ईयर्स डिबेंचर्स एट पार, इशूड 3000 5 ईयर्स डिबेंचर्स एट पार, 3000 डिबेंचर इशू किए गए हैं 5 सालों के लिए पार वैल्यू पे 100 रुपए के हिसाब से, यानी, ठीक है? तो इसकी एंट्री ये होनी चाहिए सर। सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे, यानी हमारे पास पैसा आ गया, कैश आ गया, कहां पर आया? बैंक में आया। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिबेंचर 100 रुपए का है और 100 के ही हिसाब से इशू हुआ, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया और इसको डेबिट कर दिया, 3 लाख हो गया ये, ठीक है ना? बैंक डेबिट 3 लाख से। इसके बाद सीधा सीधा सर 10% डिबेंचर पेबल क्रेडिट 3 लाख से। याद रखें डिबेंचर पेबल बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर पेबल हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होते हैं, और पेपर में एक दफा ये ब्रेकअप जो कैलकुलेशन का ये बनाकर दिखाना जरूरी होता है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करें तो 3 लाख बनेगा। अब चाहे आप इसको ऊपर लिखकर दिखा दें या नीचे डिबेंचर पेबल के साथ लिखकर दिखा दें, ठीक है ना? तो हमने बैंक में पैसा वसूल किया 3 लाख से बैंक डेबिट, ठीक है? 10% डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट 3 लाख से, ठीक? कि यार आगे चल के इस 3 लाख की हमने आवाम को पेमेंट करनी है जो कर्जा हम आवाम से ले रहे हैं डिबेंचर इशू करके। तो अब ये एंट्री हमारे डिबेंचर को इशू करने की भी हो गई और एक तरह से रिडम्पशन की भी हो गई, क्योंकि जाहिर है डिबेंचर पेबल क्रेडिट हुआ तो उसका मतलब ही क्या है कि यार रीपेमेंट होनी है एट पार, ठीक है ना? रीपेमेंट होनी है इसी 3 लाख रुपए के ऊपर। कोई फायदा नहीं हो रहा हमें डिबेंचर इशू करते वक्त, जितना पैसे का डिबेंचर इशू किया था उतने ही मिले, ऊपर नहीं मिले, कोई नुकसान नहीं हो रहा हमें, ठीक है ना? तो कोई और चीज नहीं आएगी। बैंक डेबिट 3 लाख, 3000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100, डिबेंचर इशू हो गए, सही है? उनके बदले में आगे चल के कभी पैसे पे करने हैं तो डिबेंचर पेबल क्रेडिट, कर्जा हमारे ऊपर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई और वो हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होती है, तो डिबेंचर पेबल क्रेडिट 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये 3 लाख बन गया। बैंक डेबिट डिबेंचर पेबल क्रेडिट सर, इसकी नरेशन बनेगी इशूड 3000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर कैश, ठीक है? नगद पैसा हमारा बैंक में आ गया, ठीक है ना? और 3000 डिबेंचर्स 10% जिन पे आगे चल के कभी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर एग्जाम वाला बोलता है तो उसकी एंट्री बना लेंगे, वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसने बोला नहीं है कभी। और इसकी नरेशन यही है कि 100 रुपए वाले डिबेंचर अगेंस्ट कैश हमने इशू कर दिया। आगे चलते हैं अगले केस पर। अगले केस में हमसे कह रहा है कि भाई आपने डिबेंचर जो है ना 100 रुपए से कम पे इशू किया, आपको बहुत जरूरत है पैसों की, कंपनी को बहुत जरूरत पड़ रही है पैसों की, डिबेंचर उसने जो है वो इशू किया कम पैसों में, यानी पार वैल्यू से कम। हो सकता है वो 98 रुपए हो, 95 रुपए हो, 96 हो, 97 हो, लेकिन 100 रुपए पे नहीं किया। तो इशुएंस एट डिस्काउंट यानी लॉस, डिबेंचर लॉस पे इशू किया गया, एंड रिडम्पशन एट पार। और अब उसकी रीपेमेंट किस पे करनी पड़ेगी? पार वैल्यू पे करनी पड़ेगी। 100 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से अदायगी करनी पड़ेगी। डिबेंचर है तो एक 100 रुपए का ना भाई, अब उस पर आज के दिन आप अगर 98 रुपए फी डिबेंचर ले रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पब्लिक को आगे चल के आपने क्या करना है, जितने का डिबेंचर था उतने से ही पैसे वापस करना है। ये वाला केस है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, स्टेटमेंट क्या है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है इशू 2000 9%
5 years डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना, एट ₹95 पर डिबेंचर। आपसे कहा जा रहा है भाई 2005 साल के लिए डिबेंचर्स आपने इशू किए। डिबेंचर कौन से थे? 100 रुपए वाले। कितने पे इशू कर रहे हैं? एट 95, 95 पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। फी डिबेंचर को पर डिबेंचर इशूड 2000 5 years डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 2000 डिबेंचर 5 सालों वाले, 100 रुपए का जो एक पड़ता था हमें, वो कितने पे इशू कर रहे हैं? 95 रुपए का, ठीक है। यानी अपना नुकसान कर दिया ना। और 5 साल के बाद उसकी रीपेमेंट भी होनी है, और हर डिबेंचर 100 रुपए का था, तो रिडम्पशन क्या होगी? एट पार होगी सर। 9% का आपको बता चुका हूँ, ये कुछ करना नहीं है, ये आपको खाली तफसील दे रहा है कि 9% इंटरेस्ट आगे चल के आपको देना होगा इन डिबेंचर्स में, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री बनेगी क्या? पहले तो सर बैंक में पैसा आएगा, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 95 रुपए, याद रखिएगा। जितना पैसा आपने वसूल किया है 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 95, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 95, याद रखें, ठीक है। ये देखें 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 95 आपने किया, बैंक में आपने पैसे वसूल किए 2000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 95, पैसे आपके कितने? 1,90,000 डेबिट हो गया। बैंक डेबिट 2000 डिबेंचर, हर डिबेंचर के ऊपर कितना पैसा मिला है? 95 रुपए, उससे मल्टीप्लाई किया, 1,90,000 को डेबिट किया, ठीक है सर। क्या डिबेंचर इशू करते वक्त कोई नुकसान हो रहा है? सर 5 रुपए का हो रहा है ना। 100 रुपए का डिबेंचर था सर हमारा, कितने पे इशू कर रहे हैं? 95 पे। 5 रुपए का क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है, या लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, ठीक है। लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, ठीक है। कितने से? 2000 डिबेंचर पर फी डिबेंचर 5 रुपए नुकसान हुआ है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 100 रुपए के डिबेंचर को 95 में देके 5 का नुकसान कराया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक, जिसकी वैल्यू बनी 10,000। आज डिबेंचर इशू करते वक्त अपना नुकसान कर दिया भाई, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी डेबिट हुआ, कितने से? 10,000 से। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट ये होगा सर कि ये 2000 डिबेंचर आगे चल के 5 साल बाद पे कितने पे होने हैं? 100 रुपए पर, क्योंकि वो बोल क्या रहा है? रिडम्पशन एट पार। सवाल की लैंग्वेज से भी क्या पता लग रहा है कि 95 के इशू किए हैं, था तो एक 100 का ना भाई, तो 5 साल के बाद इसकी रिडम्पशन क्या होगी? इसकी रीपेमेंट क्या होगी? इट इज रीपेबल ऑन 100 रुपीज पर डिबेंचर आफ्टर 5 years। तो देखें क्रेडिट होगा 9% डिबेंचर पेबल, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, जिसकी वैल्यू बनेगी 2 लाख रुपए। अब आप देख सकते हैं बैंक डेबिट हुआ 1,90,000 से, हमें डिबेंचर को इशू करते वक्त लॉस हुआ था, 2000 डिबेंचर्स पे 5 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ था, तो 10,000 से वो डेबिट, 1,90,000 और 10 2 लाख दोनों डेबिट हुए हैं सर, ठीक है। और इन डिबेंचर्स पर पेमेंट किस हिसाब से और कितनी होनी है? 2000 डिबेंचर पर 100 रुपए फी डिबेंचर पेमेंट होनी है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है सर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, जिसकी अमाउंट बनी 2 लाख। तो 2 लाख से डिबेंचर पेबल क्रेडिट हुआ, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट बढ़ा, बैंक में पैसा आया, और 10,000 रुपए का मैंने अपना आज के दिन नुकसान भी कर दिया डिबेंचर को इशू करते वक्त। इस 9% का कोई सवाल में बात नहीं की गई है आप लोगों के पास पेपर्स में, तो इस 9% का एज सच मैंने भी कुछ नहीं किया, आगे लिख दिया बस 9% डिबेंचर पेबल 2 लाख रुपए से क्रेडिट। सही है सर। नरेशन बना देंगे कि भाई हमने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले 95 रुपए के, ठीक। अगर आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है तो आप लिख लें रीपेमेंट या रिडम्पशन एट ₹100, सही, या रीपेमेंट एट पार, ठीक है। अदरवाइज दिस इज मोर देन एनफ। अगले केस पर चलते हैं सर, हम लोग चलते हैं केस सी की तरफ। केस सी में हमसे कहा जा रहा है कि इशुएंस एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, ठीक है ना। तो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, ठीक। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो आवाम को इशू करते वक्त हर डिबेंचर पर हम 10 रुपए ऊपर कमा रहे हूँ, 5 रुपए ऊपर कमा रहे हूँ, 2 रुपए ऊपर कमा रहे हूँ, यानी 110 का दे रहे हूँ पब्लिक को, ठीक है ना। एक डिबेंचर 105 का इशू कर रहे हूँ पब्लिक को, एक डिबेंचर 103 का इशू कर रहे हूँ पब्लिक को। तो जो 100 रुपए से ऊपर जो इजाफी पैसे होंगे वो सारे ही पैसे हमारे
प्रीमियम कहलाएंगे। एंड रिडम्पशन एट पार, सर रिडम्पशन एट पार का मतलब यहाँ पर है कि सर जब हम रीपेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना, अब 5 साल बाद रीपेमेंट कर रहे हो, 10 साल बाद या 15 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी रीपेमेंट कर रहे हो तो पार वैल्यू पे होगी। इशू 110 पे किया था, इशू करते वक्त डिबेंचर को हमने 10 रुपए अपना मुनाफा कमाया है, लेकिन जब हम 3 साल 5 साल 10 साल बाद जब पेमेंट कर रहे हैं उस डिबेंचर की, तो फिर डिबेंचर हम सिर्फ 100 रुपए ही दे रहे हैं, हर डिबेंचर पे हम सिर्फ 100 रुपए ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो रिडम्पशन यानी रीपेमेंट पार पे हो रही है और इशू जो है वो मुनाफे पे प्रीमियम पे किया था। देखें यहाँ पर ये केस में लिखा हुआ है, इशूड 3000 10% 10 years debentures of ₹100 each at ₹110 per डिबेंचर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि 3000 डिबेंचर 10 साल के लिए इशू किए गए हैं ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए वाले एट ₹110, 110 रुपए पर इशू किए गए। यानी अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि इशूड 3000 10 years डिबेंचर्स एट ₹110 पर डिबेंचर, ठीक है, 110 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से इशू किए गए, 10 साल के लिए इशू किए गए। तो 10 साल बाद जो उसकी रीपेमेंट कर रहे होंगे पब्लिक को हम, वो पार पे करेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि जो रीपेमेंट हो रही होगी वो पार वैल्यू पे होगी, यानी 100 रुपए पे। 3000 डिबेंचर पर जब सर हम फी डिबेंचर 110 का इशू कर रहे हैं तो 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 110, 3,30,000 रुपए बने जो कि मेरे बैंक में आए, ठीक है ना। जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो ये 3,30,000 रुपए डेबिट हुए बैंक में, यानी 3000 मल्टीप्लाई बाय 110 रुपए। एक डिबेंचर 110 का पड़ा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3000 डिबेंचर से जो हमने आवाम को इशू किए, पब्लिक को इशू किए, और पब्लिक से पैसा हमने बैंक में रिसीव किया, तो बैंक डेबिट हुआ 3000 मल्टीप्लाई बाय 110 डिबेंचर्स, जिसकी अमाउंट बनी 3,30,000, 3,30,000 से बैंक डेबिट, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको चूंकि बार बार बता रहा हूँ कि जी 100 रुपए का एक डिबेंचर था, जो कर्जा मैंने आवाम से लिया है वो फी डिबेंचर 100 रुपए का एक है, लेकिन आवाम को मैं इशू कितने से कर रहा हूँ, 110 से, यानी 10 रुपए ऊपर से, 10 रुपए ऊपर रख के जो है वो मैंने इशू किया डिबेंचर, तो मुझे 3000 डिबेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से मुनाफा भी हुआ। अगर मुझे किसी डिबेंचर पर मुनाफा हो रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना, प्रीमियम हो रहा होता है तो क्रेडिट हो रहा होता है। मैं कंपनी हूं सर और मुझे अगर मुनाफा हो रहा है, कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट करेगी। 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30,000 रुपए से प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट हुआ, ठीक है, अपना मुनाफा कंपनी ने क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट। 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए हर डिबेंचर के हिसाब से फायदा, ठीक है। तो 3000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 30,000 से प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट। और सर आपको बता चुके हैं कि जी रिडम्पशन जो है वो पार पे होनी है, रीपेमेंट 10 साल के बाद डिबेंचर्स पे पार वैल्यू पे होगी, ठीक है सर। और कई दफा बता चुके हैं कि जो डिबेंचर पेबल जो क्रेडिट होता है, जो लायबिलिटी क्रिएट हमने की है अपने ऊपर, और वो जो क्रेडिट होगी तो वो हमेशा पार वैल्यू से होगी, ठीक है ना। लेकिन 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3 लाख, सही। तो कुल मिलाकर ये एंट्री बनी बैंक डेबिट 3000 डिबेंचर्स 110 रुपए के हिसाब से हर डिबेंचर इशू किया, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 110 बैंक डेबिट हुआ 3,30,000 से। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जी हर डिबेंचर पे 10 रुपए के हिसाब से फायदा हो रहा है। होता डिबेंचर 100 रुपए का है, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए, लेकिन 10 रुपए के हिसाब से फायदा इसलिए हो रहा है कंपनी को क्योंकि इशू करते वक्त हर डिबेंचर 110 का दे रही है कंपनी पब्लिक को, ठीक है। तो चूंकि 110 का दिया है डिबेंचर, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30,000 रुपए, तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट हुआ 30,000 से। साथ ही साथ फाइनली मैंने आपको बताया कि डिबेंचर पेबल 10 साल बाद जो हमने पेमेंट करनी है आवाम को, पब्लिक को, और उनके ऊपर से उनको जो है वो पैसे रीपे करके अपना कर्जा उतारना है हमने, तो वो हमने उतारना है पार वैल्यू से। पार वैल्यू से जितने का डिबेंचर बना था उतने से ही कर्जा उतारेंगे। तो 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 3 लाख, ठीक है। तो डिबेंचर पेबल हो गया क्रेडिट, बैंक डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट तब जब शेयर्स तब जब डिबेंचर्स इशू कर रहे होंगे हम प्रीमियम पर और उसकी रीपेमेंट होगी पार पर, सही। एक दफा दोबारा बताता चलूं कि सर इस 10% का कुछ नहीं होगा क्योंकि पास पेपर्स में इनके हवाले से या इनके हिसाब से कोई बात नहीं की गई। अगर कर रहे होते तो हम
ये बताते कि जी आगे चल के हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जाहिर है जो भी अमाउंट बनती है डिबेंचर्स पेबल की उसका 10% इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स क्रेडिट होता है। खैर यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, इशूड 3000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 3000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 3 लाख रुपए से डिबेंचर पेबल क्रेडिट हुआ एट 110 पर डिबेंचर। और ये इशू जब हम कर रहे थे तो 110 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से हमने इशू किया था, जिससे 3,30,000 का हमारा बैंक डेबिट हुआ। और प्रीमियम ऑन डिबेंचर यानी जो मुनाफा है वो भी हमने अलग से क्रेडिट करके दिखाया 30,000। तो एंट्री हमारी टैली है सर, 3,30,000 से बैंक डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट 30,000 से और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 3 लाख से।